नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को सुन सकें। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। चारपाई पर लेटी हुई गोमती जी बहु देर से कराह रही है। बहू को 2 से 3 बार आवाज़ भी दी है, कमरे में पानी रख दो, मुझे दवाई दे दो, लेकिन बहू अपने कमरे में लेटी आराम फरमा रही है। उसे सास की तबीयत खराब हो या सही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे तो सिर्फ अपनी सास के काम से मतलब है। तभी कमरे में बैठी हुई गोमती जी के कानों में बहू की आवाज़ पड़ती है, माँ जी, आटा ख़त्म हो गया है, गेहूं को धुल के साफ़ कर देना जिससे मैं आटा पिसवा सकूं। और हाँ माँ जी, मैंने फ्रिज से मलाई निकाल कर रख ली है, 2 घंटे बाद मलाई से घी भी निकाल देना। यह सारा काम आज हो जाना चाहिए। 2 दिन से गोमती जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। साथ सर्दी लगने की वजह से उन्हें बुखार हो गया है। वह बहू से कहती है, बहू, मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मलाई से घी तुम निकाल लो, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा मैंने क्या बता दिया जो तुमसे नहीं होगा? मलाई से घी ही तो निकालना है। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, कल तुम छोटा बेटा बहू के घर जाने वाली हो। तुम्हारे दोनों बेटों ने यह तय किया था कि तुम 1 महीना मेरे पास रहोगी, 1 महीना छोटे वाले बेटा बहू के पास रहोगी। मेरे पास तुम्हारा कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। उससे पहले मैंने कुछ काम निकाल कर रखे हैं, उसको आज ही निपटा देना। मेरे लिए छोड़कर मत जाना। कमरे में बैठी हुई गोमती जी बहू की बात सुनकर दुखी हो जाती है और सोचती है, बहू को काम की पड़ी है, मेरी तबीयत की नहीं। और कल जब उन्होंने बहू से कुछ पैसे मांगे थे और कहा था कि डॉक्टर को दिखाने ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो बहू ने यह कहकर मना कर दिया था कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। और अभी 2 दिन बाद तुम अपने छोटे बेटे बहू के घर जाने वाली हो, उन्हीं से बोलना डॉक्टर को दिखाने के लिए हम नहीं दिखा पाएंगे। अब 2 दिन बाद जब अपने छोटे बेटे बहू के घर जा रही हो तो उधर ही दिखवा लेना। हम तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च क्यों करें? 1 महीने तक तो तुम्हें उन्हीं के पास रहना है और उनके घर में रह कर ही काम करना है, तो हम तुम पर और तुम्हारी इलाज पर अभी पैसे खर्च नहीं करेंगे। डॉक्टर को दिखाने के लिए तो बहू ने छोटे बेटे बहू के लिए बोल दिया, लेकिन काम के लिए आज ही सब कुछ करना है, चाहे शरीर में जान हो या ना हो। लेकिन गोमती जी भी क्या करे, यह उनकी मजबूरी है। अपने दोनों बेटे बहू के पास 1-1 महीना रहने की। साल भर पहले उनके पति किशोर जी अचानक से दुनिया को छोड़कर चले गए। किशोर जी की गांव में 25 बीघा ज़मीन है, पक्का घर बना हुआ है। किशोर जी जब तक जिंदा थे तब तक गोमती जी हंसी खुशी से अपने पति के बने हुए घर में रह रही थी। दोनों बेटे और बहुएं भी उसी घर में रह रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। बेटे भी आराम से मिलजुल कर रहते थे, बहुएं भी गोमती जी की बात सुनती थी और बेटे भी अपने पिता से पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। लेकिन पति के जाने के बाद ही उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बहू में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वह तो किशोर जी की वजह से दोनों बहू एक ही छत के नीचे रह रही थी, लेकिन अपने ससुर जी के जाने के बाद ही दोनों बहू ने खुलकर अलग अलग रहने की बात कह दी थी। जब बहू ने अलग घर बसाने की बात की तो गोमती जी को बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उनके दोनों बेटे अलग अलग हो जाएंगे
और सबसे ज़्यादा बुरा तो उन्हें तब लगा जब उनके ही दोनों बेटे बहू ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट लिया और अपनी माँ से एक बार पूछा भी नहीं कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। इतना लाचार गोमती जी ने खुद को कभी महसूस नहीं किया था जब उनके पति इस दुनिया को छोड़कर गए थे, जितना कि वह आज महसूस कर रही थी जब उनके बेटों ने उनकी मर्जी जाने बिना ही 1 महीने के लिए बांट लिया। बड़े बेटे ने पुश्तैनी घर ले लिया और छोटे बेटे को कुछ पैसे देकर गांव में ही दूसरा घर बनवा दिया। दोनों बेटे अलग अलग घरों में रहने लगे। आज गोमती जी बहू बेटे के राज में खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। आज बहू बेटों के पास रहते रहते पूरा 1 साल गुजर गया। 1 महीने छोटे बेटे बहू के पास रहती है, 1 महीने बड़े बेटे बहू के पास रहती है। आज बड़े बेटे बहू के पास उनका पूरा 1 महीना हो गया है। कल उन्हें छोटे बेटे बहू के पास जाना है और जब भी किसी बहू के घर से वह दूसरी बहू के घर जाती है तो बहू इन अपने घर के जितने भी काम होते हैं वह गोमती जी से करवा लेती है। जैसे मलाई से घी निकालना, ऊपर बड़ी वाली छत पर झाड़ू लगाना, घर के कुछ सिलाई के काम होते हैं वह भी गोमती जी से करा लेती थी। उसके बाद ही बहुएं उन्हें भेजती थी। आज भी उनकी बड़ी बहू ने छोटी बहू के पास भेजने से पहले मलाई निकालने का काम बता दिया है। गोमती जी कमरे में उदास बैठी है। उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। सोच रही है कि काश अपने पति की जगह वो चली जाती तो कितना अच्छा होता। कम से कम 2 हिस्सों में तो ना बढ़ती। बहू बेटों के आगे लाचार हो गई हूँ। बुढ़ापे पर औरतों के हिस्सों में हमेशा लाचारी ही क्यों आती है। सब कुछ मेरे पति का किया धरा है, लेकिन मेरे बेटों ने ऐसे बांट लिया है जैसे उन्होंने किया हो और मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जब तक उनकी बहू आरती की आवाज़ सुनाई देती है, अरे माँ जी, कानों में तेल डालकर बैठी हो क्या? अब जल्दी आकर काम भी कर दो, 1 दिन का ही समय है, कल तुम्हें जाना है। और हाँ, मैंने गेहूँ निकाल कर रखे हैं, उनको भी धुल देना, जाने से पहले साफ़ कर देना, आटा ख़त्म हो गया है। क्या करती बेचारी। बहू की बात सुनकर गोमती जी कमरे से उठकर रसोई में आ गई तो देखा मलाई की बड़ी बड़ी 2 भगोनी भरी हुई रखी है। दोनों भगोनी को गोमती जी एक बड़े से भगोने में उड़ेलती है। पूरे 2 घंटे लगा मलाई से घी निकालने में। ढेर सारे मलाई के बर्तन भी इकट्ठे हो गए। आरती रसोई में पानी गर्म करके अपनी सास को देते हुए कहती है, बर्तनों को भी धुल देना, सर्दियों का समय है, घी के बर्तन बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। मैं पानी गर्म कर दिया हूँ, फटाफट से इनको साफ़ कर दो। ऐसी सर्दी में गोमती जी सारी बर्तनों को धुलकर कमरे में आकर बैठ गई। इतना सारा काम करने के बाद उनकी कमर में दर्द होने लगा। तबीयत एक तो पहले से ही ठीक नहीं थी। शाम को जब बेटा दुकान से वापस आया, गोमती जी बेटे से कहती है, बेटा बुखार की दवाई ले आओ, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा पास की दुकान से बुखार की दवाई लाकर गोमती जी को दे देता है। गोमती जी दवाई और थोड़ी सी खिचड़ी खाकर सो जाती है। दवा खाने की वजह से गोमती जी थोड़ा ठीक लगता है। सुबह 9 बजे नहाने के बाद गोमती जी रसोई में गई। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। कल तबीयत खराब होने की वजह से ज़्यादा कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। रात में थोड़ी सी खिचड़ी ही खाई थी। गोमती जी कहती है, आरती तुमने सुबह नाश्ते में क्या बनाया था? बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दे दो। मुझे तो रसोई में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। माँ जी, आज मैं तुम्हारा नाश्ता नहीं बनाया। हम दोनों के लिए आलू के पराठे बनाए थे और खा भी लिए। वैसे भी तुम्हें तो आज देवर जी लेने आ रहे हैं,
तो आज का नाश्ता तुम छोटे बेटे बहू के घर में ही करना, इसीलिए आज मैं तुम्हारा नाश्ता नहीं बनाया हूँ। बहू, जब तुम नहाने गई थी तो छोटी बहू का फ़ोन आया था कि वह 2 दिनों के लिए मायके जा रही है, तो अभी 2 दिन तक मैं तुम्हारे घर में ही रहूँगी। उधर जाकर भी क्या करूँगी। गोमती जी की बात सुनकर आरती का मुंह बन जाता है। आग बबूला होते हुए कहती है, माँ जी, पिताजी के जाने के बाद दोनों बेटों ने यह फैसला लिया था कि 1 महीने के लिए तुम अपने छोटे बड़े बेटे के पास रहोगी। मुझे सब समझ में आता है। तुम्हारी छोटी बहू मुझसे चालाकी दिखा रही है। अगर तू मेरे पास 2 दिन ज़्यादा रहोगी तो ध्यान रखना, बाद में भी 2 दिन बाद ही आना। मैं 1 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं रखूँगी। एक दिन गोमती जी को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बहू के आगे हाथ फैलाकर पैसे मांगती है तो बहू पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देती है। शाम को जब दुकान से बेटा आता है, बेटे से जब वह अपनी दवाइयों के लिए कुछ पैसे मांगती है तो बेटा भी अपनी माँ को झिड़कते हुए कहता है, क्या माँ, अभी अभी दुकान से आया हूँ और तुमने पैसों की बात छेड़ दी है। ज़रा मौका तो देखा करो, पूरे दिन से थक हार कर आया हूँ और तुम्हें पैसों का क्या करना। कल तुम्हारे लिए दवाई लाया तो था, वही 1 गोली फिर से खा लो। डॉक्टर को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू बेटे की ऐसी बातें सुनकर गोमती जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। बहू की बात सुनकर वह कमरे में आकर बैठ गई। आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने ही घर में पराइयों की तरह रहना पड़ रहा है। अपने ही घर में बहू बेटों ने बांट लिया है। मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जिस घर को मैंने इतने प्यार से सजाया था, जिस घर में अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा किया था, आज उसी घर में मुझे महीना भर की रहने की परमिशन दी गई है। अपने ही घर में 1 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ। कैसे दिन देखना पड़ रहा है मुझे। गोमती जी बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। भूख के मारे उनके पेट में कुलबुलाहट हो रही थी। बहुत देर तक बैठी रही कि कुछ खाने को मिल जाए। तब उन्हें बहू बेटे के घर में कुछ मिलने की आस नहीं रही, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा, मुझे अपने घर ले चलो। बहू नहीं है तो क्या हुआ, तुम हो ना। गोमती जी की बात सुनकर छोटा बेटा माँ को घर तो लेकर गया, लेकिन उनके घर जाकर जब उन्होंने घर का नज़ारा देखा तो देखकर दंग रह गई। बहू के कमरे में ताला लगा है। बहू घर में सभी कमरों में ताला लगा कर गई है। साथ ही साथ रसोई का खाना भी बाहर निकाल कर गई है। गोमती जी को बहुत तेज़ भूख लग रही है। वह अपने बेटे से कहती है, बेटा, रसोई में कुछ खाना रखा हो तो मुझे दे दो। बेटा अपने पर्स से चाबी निकालता है और रसोई में जाकर ताला खोलकर माँ को कुछ खाने के लिए देता है। रसोई में ताला देखकर गोमती जी चौंक गई। पूछती है, बेटा, रसोई में ताला क्यों लगा है? तुम तो अभी घर पर ही थे। बेटे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह समझ गई थी कि सास बहू यह ताला मेरी वजह से लगा कर गई है। कहीं ऐसा ना हो मेरे पीछे से मेरी सास आ जाए और रसोई में मेरे खाने पीने की चीज़ को ख़त्म कर दे। बेटा भी अपनी माँ की हिदायत देकर अपनी खेती बाड़ी के काम को देखने चला गया, लेकिन माँ से वह कह कर गया कि अपने कमरे में चुपचाप से बैठना, पूरे घर में डोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी घर की चीज़ इधर से उधर हुई तो तुम तो अपनी छोटी बहू का स्वभाव जानती हो, तुमसे बहुत गुस्सा करेगी। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं तुम्हारे खाने के लिए रोटियां और दाल निकाल कर कमरे में रख दिया है, वही खा लेना। बहू बेटे के रवैये को देखकर गोमती जी अपने बेटे से यह भी नहीं कह पाई कि बेटा
ऐसी सर्दियों में ठंडी दाल और रोटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। तुम रसोई में ताला लगा कर मत जाओ, मैं कम से कम खाना तो गरम करके खा लूँगी। लेकिन उनकी अपने बेटे से कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। एक दिन तो उनका अपने छोटे बेटे बहू के घर में कट गया, क्योंकि पहले तो छोटे बहू बेटे के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी वजह से उनका मन लगा रहता था। लेकिन बहू अभी 2-4 दिनों के लिए मायके गई है, तो अपने बच्चों को भी साथ ले गई और छोटा बेटा भी अपने काम की वजह से घर से बाहर रहता है। अकेले घर में गोमती जी का मन नहीं लगता है, इसीलिए वह एक दिन अपने बेटे से कहती है, बेटा शाम के समय वह 2 घंटे के लिए मंदिर जाया करेगी। उधर उनके ही उम्र की कुछ औरतें आती है, जहां उनका मन लग जाएगा। बेटे ने हाँ कर दिया, क्योंकि उसे लगा अच्छा है, बुढ़िया 2 घंटे के लिए घर से तो जाएगी। अब रोज़ शाम के समय गोमती जी मंदिर में जाती और 2 घंटे उनके बहुत ही सुकून के साथ बीत जाते। 4 दिन बाद उनकी छोटी बहू भी मायके से वापस आ जाती है। गोमती जी से उनकी बहू कहती है, माँ जी, मैं लाल मिर्च और खड़ा मसाला निकाल कर रख दिया है, खलबट्टी से कूट देना, ख़त्म हो गया है। जब भी इस तरह के काम होते हैं, दोनों बहुएं गोमती जी को ही पकड़ा देती हैं। लाल मिर्च पीसने की वजह से उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सारा काम करने के बाद वह शाम के समय जब मंदिर गई, तो मंदिर में उनके साथ भजन कीर्तन करने वाली सुमित्रा जी ने पूछा, अरे गोमती, आज तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? क्या हुआ? कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। गोमती जी अपनी सहेली की बात सुनकर कुछ नहीं कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सावित्री जी उनकी परिस्थितियों को समझ जाती है, क्योंकि वह भी बहू बेटे वाली है। उनके घर में तो 3-3 बेटे और 3-3 बहुएं हैं, तो वह भी बहू बेटों की परिस्थितियों से और बुजुर्गों की परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह से परिचित थी। और वह यह भी जानती थी कि कोई भी बुजुर्ग माँ अपने घर की बातें या बहू बेटे की बातें कहीं भी नहीं बताएगी, भले ही उसे अपने घर में कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना मिल रही हो। लेकिन वह जग जाहिर नहीं करती थी, किसी को अपने घर की परिस्थितियाँ नहीं बताती थी, कहीं लोग उस पर ही ना हंसने लगे। एक दिन सावित्री गोमती जी से कहती है, गोमती, हम सभी औरतें पास में ही मनसा देवी का मंदिर है, उधर दर्शन के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हम सब गांव की औरतों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया है, उसी से एक बस बुक कराई है। सभी उस बस से मनसा देवी के मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो, अच्छा लगेगा। गोमती जी का जाने का मन तो बहुत है, लेकिन अपने बेटे बहू से पूछे बिना वह हाँ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं बेटे बहू उन्हें जाने भी देंगे या नहीं। घर आकर वह अपने छोटे बेटे बहू से इस बारे में बात करती है, तो दोनों ही मना कर देते हैं और कहते हैं, गांव के मंदिर में जाती हो, इतना कबहूत है, कहीं बाहर जाकर दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सभी जगह भगवान एक जैसे ही होते हैं। और तुम बुढ़ापे पर घर पर बैठे बैठे यह फालतू के खर्चे तो मत लगाया करो, देखती नहीं हो घर में कितने खर्चे हैं, तुम्हारी दवाइयाँ पर भी कितना खर्च होता है, बच्चे के पढ़ाने के लिए खर्च होते हैं, ऊपर से यह खेती किसानी का काम, कभी फसल अच्छी होती है तो कभी नहीं होती है, और कभी कभी तो बेमौसम बरसात पूरी फसल को बर्बाद कर देती है, और तुम्हें घूमने की पड़ी है। अपने बेटे बहू की बात सुनकर गोमती जी चुप हो गई। छोटे बेटे बहू ने उन्हें इस तरह से झड़क दिया था कि अब उनकी हिम्मत बड़े बेटे बहू से
इस बारे में बात करने की नहीं थी। दूसरे दिन मंदिर में सावित्री जी गोमती जी से पूछती है, बताओ गोमती, क्या कहा तुम्हारे बेटे बहू ने? वह कुछ नहीं कहती है। उनकी चुप्पी को सावित्री जी बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है। वह गोमती जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, गोमती, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। एक समय पर मेरी भी परिस्थितियाँ तुम्हारी तरह ही थी, जब मैं भी अपने पति के जाने के बाद बहू बेटों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई थी। एक एक पैसों के लिए उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। कहीं आने जाने के लिए भी उनसे आज्ञा लेनी पड़ती थी। बहू बेटों ने मुझे खाने पीने तक के लिए तरसा दिया था। लेकिन आज की परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। आज मैं अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ, अपनी मर्ज़ी से खाती हूँ और जहाँ मन होता है अपनी मर्ज़ी से जाती हूँ। सावित्री जी की बात सुनकर गोमती जी चौंकते हुए कहती है, सच सावित्री, तू सही कह रही है, लेकिन तेरे तो 3 बेटे और बहुएं हैं, फिर तू अपनी मर्ज़ी से कैसे आती जाती है? तेरे बहू बेटे तेरे ऊपर पाबंदी नहीं लगाते हैं क्या? और कहीं आने जाने के लिए पैसे देने से पहले गुस्सा नहीं करते हैं? मेरे बेटे तो मेरी दवाई के लिए भी पैसे खर्च करते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं। कहीं घूमने फिरने पर पैसे खर्च करने की तो मैं उनसे अब बात ही नहीं कर सकती हूँ। कर सकती हो गोमती, बिल्कुल कर सकती हो तुम, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद ही अपने लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अपने लिए कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। जब तक तुम अपने बहू बेटों के पास बोझ बनकर रहोगी, तब तक वह तुम्हें बोझ की गठरी समझकर ढोते रहेंगे और इधर से उधर भेजते रहेंगे। लेकिन जब तुम बोझ बनने की जगह अपनी चीज़ों पर अधिकार जताना शुरू कर दोगी, पूरे हक के साथ रहोगी, तो वहीं बैठे बेटे बहू तुम्हें मान सम्मान के साथ रखेंगे। अगर तुम आर्थिक रूप से सशक्त होगी और तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे, तो कोई भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी का काम करने से नहीं रोक सकता है, भले ही वह बहू बेटे ही क्यों ना हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद ही कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तुम्हें कुछ हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी यह संभव है। सावित्री जी की बात सुनकर गोमती जी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वह भी अपनी बेटे बहू के इन बंधनों से कहीं न कहीं आज़ाद होना चाहती थी। एक सुकून का बुढ़ापा काटना चाहती थी, जहाँ बेटे बहू उन्हें बोझ ना समझे, इज्जत के साथ घर में रखे, समय से खाना दे और मान सम्मान करे। उन्हें समझ में आ गया कि अब उन्हें आगे क्या करना है। दूसरे दिन ही वह अपने बेटे बहू से कहती है कि उनकी सहेली सावित्री पास के ही शहर में अपनी आँखों को दिखाने जा रही है। आँखों का फ्री कैंप लगा है। मैं भी सोच रही हूँ अपनी आँखों को दिखा आऊँ। बहुत दिनों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। बहू बेटे ने भी उन्हें जाने से इसलिए मना नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि बुढ़िया अपनी सहेली के साथ जा रही है और ना ही आने जाने के लिए खर्चा मांग रही है, ना ही कोई पैसा। तो जहाँ जाना है चली जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गोमती जी शहर में जाकर अपने पति की ज़मीन जायदाद के बारे में पता करती है कि उनकी ज़मीन कहाँ कहाँ पर है, कितनी है और किसके नाम पर है। पता चलता है कि गोमती जी के पति ने गांव के बाहर वाली जो 10 बीघा ज़मीन खरीदी थी, वह उन्होंने अपनी पत्नी के नाम ही खरीदी थी। बाकी की ज़मीन उनके नाम थी, जो उनके बेटे के पास आ गई थी। 10 बीघा ज़मीन अपने नाम सुनकर गोमती जी और उनकी सहेली खुशी से झूम उठती है। वह दोनों खुशी खुशी घर वापस आ गई। 4 दिन बाद दरवाजे पर कोई आता है। छोटा बेटा दरवाज़ा खोलता है
तो देखता है बाहर 2 आदमी खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि उन्हें गोमती जी से मिलना है। छोटा बेटा आवाज़ देता है, माँ तुमसे कोई मिलने आया है। लेकिन वह बड़ा अचंभित होता है कि माँ से कौन मिलने आया होगा और ऐसा कौन है जिसको मैं नहीं जानता। गोमती जी उसको देखकर कहती है, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अचंभित होती हुई छोटी बहू कहती है, माँ जी यह कौन है और किस लिए आए हैं? बेटा अभी तो तुम अपने बड़े जेठ को फ़ोन करो, वह भी इधर आ जाए, फिर मैं सब बताती हूँ कि यह कौन है। हड़बड़ाते हुए छोटी बहू अपनी जेठानी को फ़ोन करती है। दोनों बेटे बहू थोड़ी ही देर में गोमती जी के सामने हाजिर हो जाते हैं। उनके मन की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। आए हुए दोनों व्यक्ति गोमती जी को पेपर देते हुए कहते हैं, यह देखिए गोमती जी, आपकी ज़मीन के सारे कागजात तैयार हो गए हैं, बस आपको इस पर दस्तखत करने हैं। उसके बाद यह सारे पैसे आपके हो जाएंगे। मैं आपको आपकी ज़मीन के मुँह मांगे दाम देने के लिए तैयार हूँ और बस पूरी 10 बीघा ज़मीन हम लोग खरीद लेंगे। पास में खड़े हुए दोनों बेटे बहू उन दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर अवाक रह गए कि माँ के नाम 10 बीघा ज़मीन है और माँ हम दोनों को बिना बताए ही उस ज़मीन को बेच रही है। बड़ा बेटा चिल्लाते हुए कहता है, माँ तुम पागल हो गई हो, पिताजी की खरीदी हुई ज़मीन बेच रही हो। लोग तो अपने बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद खरीद कर रखते हैं और तुम बेच रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? और हम तुम्हें अपने घर में कौन सा हंटर मार के रख रहे थे? आराम से कोने में पड़ी रहती थी। खाने को दोनों टाइम खाना मिलता था, उसके बदले में थोड़े बहुत घर के काम करने पड़ते हैं। तो क्या हो गया, इतना तो तुम्हें हमारे साथ रहकर करना ही पड़ेगा। आखिर हम तुम्हें 2 वक्त का खाना जो खिला रहे हैं, यह तुम एहसान मानो। गोमती जी झट से दोनों बेटे के गाल पर एक एक जोरदार चांटा लगाती है। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? 2 वक्त की रोटी का एहसान जताते हुए मैंने तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में रखा, इतने बड़े होने तक पाला पोसा, बना बना कर खिलाया, उसका कुछ नहीं? तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अपनी माँ को बांटते हुए, एक एक रोटी को तरसाते हुए, एक एक गोली के लिए तरसाते हुए तुम दोनों ने जीते जी मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। एक एक पैसे के लिए तरसा दिया है। और जब मेरे पति ने मेरे नाम 10 बीघा ज़मीन की है, तो उस ज़मीन को अब मैं बेचूं या अपने पास रखूं, तुम्हें क्या लेना देना है? मुझे भी बुढ़ापे पर कभी बीमारी में तो कभी खाने पीने में पैसों की ज़रूरत पड़ती है और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगूं। इसीलिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करके अपने बुढ़ापे को सुधार रही हूँ। तुम लोगों का कुछ नहीं ले रही हूँ, जो कुछ है मेरे पति का है और इसको तुम लोग मुझे नहीं छीन सकते हो। माँ की बात सुनकर दोनों बेटे बहू के होश उड़ गए। दोनों बेटा बहू गोमती जी के पैरों में गिर पड़े। माँ आप ज़मीन मत बेचो, आज के समय पर ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल है, आसानी से मिलती भी नहीं है। आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बहुत आराम से आपके घर में रखेंगे। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम दोनों बेटे आपकी सारी ज़रूरत पूरी करेंगे। बहुएं भी आपसे घर में कोई काम नहीं कराएगी, लेकिन इस ज़मीन को मत बेचो। गोमती जी मौका पाकर अपनी सहेली सावित्री को बुला लेती है। सावित्री जी अपने साथ गांव के 4 लोगों को और सरपंच जी को साथ में लेकर आई। गांव के सभी लोग गोमती जी के घर में इकट्ठे बैठे हुए हैं। गोमती जी सबके सामने कहती है कि मेरे बेटे बहू मुझे ज़मीन बेचने से इनकार कर रहे हैं। चलो मैं ज़मीन नहीं बेचूंगी, लेकिन इसके बदले में बहू बेटों को
बुढ़ापे पर मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर मैं 10 बीघा ज़मीन में से 5 बीघा ज़मीन अपने दोनों बेटे को दूंगी तो दोनों बेटे को मेरा ख्याल रखना पड़ेगा और मेरा जहाँ मन होगा मैं वहाँ रहूँगी। मैं 2 हिस्सों में बँटकर नहीं रहूँगी। आप सबको तो पता है 10 बीघा ज़मीन की कीमत कितनी होती है, लाखों रुपए है। तो क्या ज़रूरत पड़ती है बहू बेटे मेरे ऊपर या मेरी दवाइयों पर 1000 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सबके सामने मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहू यह वादा करे कि वह मुझे हर महीने 5000 रुपये खर्चे के लिए देंगे, मेरी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। मैं अपने पति की पुश्तैनी घर में रहूँगी। अब मुझे बुढ़ापे पर काम नहीं बनते हैं। मैं घर के कोई काम नहीं करूँगी, जितना जब ज़रूरी होगा करूँगी। मुझे सुबह शाम समय से खाने के लिए दिया जाएगा। अगर बहू बेटे मेरी इन सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं तो ही मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूँगी, वरना लाखों रुपए की ज़मीन बेचकर आराम से मैं अपने घर में रह सकती हूँ। और यह मत भूलना कि जिस घर में तुम रह रहे हो वह तुम्हारे पिताजी ने बनवाया हुआ पुश्तैनी मकान है। उसको मैं भी तुमसे छीन सकती हूँ। अपनी माँ की 4 लोगों के बीच में इस तरह की बातें सुन करके बेटे बहू के पसीने छूटने लगे। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो माँ सच में ज़मीन बेच दे, घर भी मुझसे छीन ले तो उसका क्या होगा। गोमती जी के पैरों में पड़कर उनकी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हो गए। माँ तुम जैसा कहोगी हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। मैं बाहर वाला कमरा तुम्हारे लिए साफ़ कर दूँगा, आराम से उस कमरे में रहो। और बहुएं भी अब तुमसे किसी काम के लिए नहीं कहेगी, आराम से अपना बुढ़ापा गुजारो। सभी लोग गोमती जी के साहस की सराहना करने लगते हैं कि बुढ़ापे पर सुखी रहना है तो कठोर बनना ही पड़ेगा, वरना लाचार बनने से तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। और यह कलयुग है, इधर हर किसी को अपना सोच कर चलना पड़ता है। समय का कुछ पता नहीं है, कब कौन बदल जाए। बेटे बहू की बात सुनकर गोमती जी अपनी सहेली सावित्री जी की तरफ मुस्कुरा कर देखती है और उनको धन्यवाद देती है कि आज तुम्हारा सहयोग की वजह से ही मैं अपने बेटे बहू के पास इतना बड़ा कदम उठा पाई हूँ, वरना मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बेटे बहू से कुछ कहने की। और अगर तुम ना होती तो पूरी ज़िंदगी मुझे उन्हीं के हिसाब से घर में बहू के काम करके रहना पड़ता। लेकिन आज अपनी सहेली सावित्री की वजह से मैं आराम से अपने घर में रहूँगी। गोमती जी अब अपने पुश्तैनी घर में आराम से रहने लगी। बेटे बहू उनको महीनों के पैसे देते हैं, जिससे वह अपनी दवाइयाँ का और भी जो चीज़ उन्हें खरीदनी होती है आराम से खर्चा चला लेती है। दोनों बेटे बहू उन्हें हाथों पर रखने लगे। तो दोस्तों आज के समय में बुढ़ापे पर बहू बेटों से ज़्यादा पैसे और प्रॉपर्टी काम आती है। अगर आपके पास बुढ़ापे पर कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने बुढ़ापे पर अपने अच्छे बुढ़ापे के लिए कर सकते हैं। हालांकि सब घरों में ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से घरों में ऐसा होता ही है। तो जहाँ पर बुजुर्गों की ऐसी परिस्थितियाँ हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को सुन सकें। कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।